हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग पर। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है बस की यात्रा। यानी कि जब हम बस में यात्रा करते हैं, बस में हम कहीं जाते हैं तो हमें उस बस की यात्रा के बारे में बताया गया है कि उस बस में क्या हुआ, कैसे लोग थे, जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें उस बस की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस पाठ के लेखक कौन हैं। बस की यात्रा पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। कौन है बच्चों? हरिशंकर परसाई। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। लेखक और उनके 4 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का फ़ैसला किया। देखो इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि लेखक और उनके जो 4 मित्र थे, उनके 4 जो दोस्त थे, उन्होंने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने के, यानी कि 4 बजे कोई पन्ना किसी जगह का नाम है, वहाँ कोई बस जाती है, तो पन्ना जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि पन्ना से उसी कंपनी की जो दूसरी बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है। उन्होंने सोचा कि पन्ना पहुंच जाएंगे, फिर उसी कंपनी की बस, दूसरी बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है, फिर उस बस में हम सतना चले जाएंगे। वो बस लेखक व उनके मित्रों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी। उनको कहाँ जाना था? जबलपुर। यानी कि बस के द्वारा फिर वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे और पाँचों रात भर ट्रेन का सफ़र कर सुबह घर पहुंच जाएंगे और रात भर अपनी ट्रेन में रहेंगे, ट्रेन का सफ़र करेंगे तो सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। हालांकि जिस बस से वो पन्ना जा रहे थे, बहुत से लोगों ने उन्हें उस बस से न जाने की सलाह दी, लेकिन जिस बस से वो पन्ना जा रहे थे, उन्होंने जाने का फ़ैसला किया था, बहुत से लोग उन्हें मना कर रहे थे कि तुम इस बस से न जाओ। उनका कहना था कि यह बस खुद डाकिन है, लेकिन लेखक व उनके दोस्तों फैसला कर चुके थे, इसलिए वो उसी बस पर सवार हो गए। यानी कि डाकिन है, उनका मानना था कि यह बस तो एक डाकिन है, इनके जो डायन नाम की होती है ना, उसको बोलते हैं। लेकिन जो लेखक है और उनके दोस्त है वो तो फैसला कर चुके थे कि और वो उसी बस पर चढ़ गए, उसी बस पर जाने के लिए तैयार हो गए। आगे चलते हैं। जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो उनको लगा कि यह बस तो पूजा के योग्य है। जब उन्होंने बस देखा तो उनको लगा कि इस बस की तो हमें पूजा करनी चाहिए, यह बस तो पूजा के लायक है। साथ में बस की वृद्धावस्था को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा के भाव भी उत्पन्न हो गए। जब यानी कि बस इतनी पुरानी थी कि उसकी वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ी अवस्था को देखकर, और बूढ़ी अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि बस बहुत पुरानी है। लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वे मन ही मन सोचते हैं, यानी कि अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा, मगर वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना पहुँचे। वो सोचते हैं कि ये बस इतनी पुरानी हो चुकी है, इस बस ने इतना सफ़र तय किया है तो इसको हर तरह का अनुभव होगा, लेकिन वो सोचते हैं कि बस इतनी पुरानी है, इतनी वृद्ध है कि इसे कोई कष्ट ना हो, इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते होंगे। वो इसलिए चाहते होंगे कि बस ये ज़्यादा पुरानी है कि कहीं रास्ते में ख़राब वगैरह ना हो जाए तो उनको दिक्कत ना हो, तो इसलिए वो सफ़र करना नहीं चाहते होंगे। आगे चलते हैं।
उस बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था, यानी कि उसी बस में जो जिस कंपनी की वो बस थी, उसी कंपनी का जो एक हिस्सेदार है, पार्टनर होता है जो कंपनी का, वो भी सफ़र कर रहा था। लेखक बड़े ही रोचक ढंग से यह बताते हैं कि जो लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे वो उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हों। लेखक अब हमें यह बात भी बताते हैं कि जो लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे कि चलो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़कर आते हैं, तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। खैर, बस चलने के लिए जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो, यानी कि जब बस को स्टार्ट करते हैं ना तो बस सबसे पहले इंजन स्टार्ट होता है, तो यानी कि जब बस को स्टार्ट किया है तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बस में ही इंजन हो। लेखक को यह समझ में नहीं आया कि वो सीट में बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। लेखक को ऐसा नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आया था कि लेखक सीट पर बैठा है या सीट लेखक पर बैठी है। बस की खस्ता हालत को देखकर उनके मन में विचार आया कि यह बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई रही होगी, क्योंकि इसके सारे पुर्जे व इंजन एक दूसरे को असहयोग कर रहे हैं। यानी कि बस की इतनी ख़राब हालत को देखकर उनके मन में यह विचार आया, उनके मन में यह बात आई कि बस ज़रूर गांधी जी के जो आंदोलन की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई की बस होगी, क्योंकि जो बस के सारे पुर्जे हैं और इंजन है वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, यानी कि बस सही तरह से नहीं चल रही है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी, यानी कि धीरे धीरे बस अब चलने लगी। तब लेखक को एहसास हुआ कि वाकई में यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी रही होगी। यानी कि जब बस चली तो लेखक को लगा कि यह बस तो ज़रूर ही गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसे असहयोग करने की खूब ट्रेनिंग मिली हुई है। यानी कि जो इसके सारे पुर्जे हैं, इंजन है, वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाकर बस रुक गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो बस अचानक से रुक गई। पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर उस पेट्रोल को इंजन में भरने लगा। बस अचानक से रुकी तो पता चला कि जो बस के पेट्रोल की टंकी है वो कहीं से बीच में से फूट गई है, यानी कि उसमें से पेट्रोल निकल रहा है। तो ड्राइवर ने एक बाल्टी में पेट्रोल भरकर और उसके बगल में रखा और किसी नाली की सहायता से इंजन में तेल को भरने लगा। रहा था मानो थोड़ी ही देर में बस का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में, मानो थोड़ी ही देर में, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़े ही देर में कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। खैर, थोड़ी ही मशक्क़त के बाद बस दोबारा चल पड़ी, यानी कि थोड़ी ही दिक्कतों के बाद बस दोबारा चल पड़ी और जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी, यानी कि थोड़ी और आगे चली। लेखक को लग रहा था कि अभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है। लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है और कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता है, यानी कि बस का ब्रेक फेल होगा तो उसका स्टीयरिंग टूट सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच, यानी कि इन्हीं बातचीत के बीच उनके मन में जो ये बातें आ रही थी, विचार आ रहे थे, लेखक ने बाहर की तरफ देखा
तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों को बार बार सोचते हुए लेखक ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। यानी कि पेड़ पौधे, पहाड़, बगीचे, यानी कि बहुत ही सुंदर हरियाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिसमें पक्षी बैठे थे। यानी कि बीच में सड़क थी, उस तरफ भी पेड़ पौधे थे, उस तरफ भी पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों पर पक्षी बैठे थे। लेकिन उस वक्त लेखक को वो पेड़ किसी दुश्मन की भांति ही लग रहे थे। लेकिन उस समय लेखक को वो पेड़ एक दुश्मन की तरह दिखाई दे रहे थे। वे सोच रहे थे कि कभी भी हमारी बस किसी पेड़ से टकरा सकती है या झील पर गोता खा सकती है। यानी कि जो बस है वो कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है या फिर जो आसपास में खाई है, झील है, इन सभी में कभी भी गिर सकती है। आगे चलते हैं। तभी अचानक बस फिर रुक गई। यानी कि ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, फिर से बस रुक गई और ड्राइवर ने उसे चलाने की, उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार बस चलने के लिए तैयार ही नहीं थी। यानी कि बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कंपनी का हिस्सेदार जो बस में बैठा था वह लोगों को बार बार भरोसा दिला रहा था, लोगों को बार बार यकीन दिला रहा था, उनको बार बार समझा रहा था, बता रहा था कि बस तो अच्छी है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मशीन है, वो भी एक तरह की मशीन, कभी भी ख़राब हो सकती है। डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी चल जाएगी। आगे चलते हैं। धीरे धीरे रात होने लगी और चांदनी रात में उस पेड़ों की छाया के नीचे वह खड़ी बस बड़ी ही दुखियारी बेचारी दिखाई दे रही थी। यानी कि रात हो गई, चांदनी रात हो गई, यानी कि चांद की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और जो पेड़ों की उन छाया के नीचे वह बस खड़ी थी वह बहुत ही दुखियारी, यानी कि दुखी और बेचारी लग रही थी। बस को देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो कोई बूढ़ी औरत थक कर एक जगह बैठ गई हो। यानी कि वो बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी औरत चलती चलती थक गई है और वह आराम करने के लिए बैठ गई हो। बस की हालत देखकर लेखक को आत्मग्लानि भी हो रही थी। यानी कि बस की इस हालत को देखकर लेखक को उस पर दया भी आ रही थी और अपनी आत्मा की ग्लानि भी हो रही थी। वो सोच रहे थे कि इस बूढ़ी बेचारी बस पर हम इतने सारे लोग लद कर आए हैं। यानी कि वो बेचारी पहले ही बस इतनी पुरानी है, इतनी बूढ़ी है, फिर भी उस पर हम इतने सारे लोग बैठकर आए हैं। लेखक को आगे का सफ़र कैसे तय होगा यह ख्याल सता रहा था। लेकिन लेखक को लग रहा था कि अभी तो और भी सफ़र बाकी है, आगे का सफ़र भी अभी रहता है, वो सफ़र कैसे तय होगा, लेखक को इन सभी बातों का डर सता रहा था। आगे चलते हैं। तभी हिस्सेदार साहब ने बस के इंजन को सुधारा और बस आगे चल पड़ी और तभी जो इंजन है वो ठीक हो गया और बस चलने लगी। उसकी चाल पहले से और अधिक धीमी हो गई थी। यानी कि बस पहले से जितनी धीरे चल रही थी अब और भी अधिक धीरे चलने लगी। अब तो उसकी हेडलाइट की रोशनी भी कम हो गई। यानी कि जो बस के आगे की जो लाइटें होती हैं उनकी रोशनी भी कम हो गई थी। चांदनी रात में रास्ता टटोलते हुए जैसे तैसे बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यानी कि चांदनी रात में बस रास्ता ढूंढते हुए और धीरे धीरे चल रही थी। आगे है, लेखक कहते हैं अगर पीछे से कोई और बस आती तो हमारी बस पीछे वाली बस को रास्ता देने के लिए एक किनारे खड़ी हो जाती और उसे आराम से आगे जाने का रास्ता
दे दी थी। लेखक कहते हैं, यानी कि लेखक हमें बताते हैं कि अगर पीछे से कोई दूसरी बस आ जाती है तो जो हमारी बस है वो उसको एक तरफ खड़ी होकर सड़क के किनारे पर खड़ी हो जाती है और दूसरी बस को आराम से जाने का रास्ता दे देती है। कछुआ चाल से चलते हुए, यानी कि जो कछुआ बिल्कुल धीरे से चलता है ना, तो कछुए की चाल से चलते हुए बस एक पुल के ऊपर पहुंची और उसका टायर फट गया और बस ज़ोर से हिलकर रुक गई और अनहोनी आशंका से लेखक का हृदय कांप गया। यानी कि बस एकदम एक पुल पर चढ़ी, यानी पुल पर पहुंची तो उसका टायर भी फट गया और जब बस एकदम ज़ोर से हिली और रुक गई। अनहोनी, यानी कि क्या पता क्या अनहोनी थी, इस बात से डरकर लेखक का हृदय कांप गया। खैर, जैसे तैसे दूसरा टायर लगाकर बस को फिर से चला गया, यानी कि उसकी जगह पर दूसरा टायर बदल दिया और बस को फिर से चलाया गया। लेकिन अब लेखक और उनके दोस्तों ने पहुना पहुंचने की तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, या बस हमें पहुना तक नहीं पहुंचा पाएगी। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे अब पूरी ज़िंदगी उसको इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था वह पूरी ज़िंदगी इस बस में ही काट देगा। इसलिए लेखक ने अपने मन में तनाव और चिंता को कम किया और सारी आशंकाओं को एक किनारे कर इत्मीनान से यह सोचकर बस पर बैठ गए जैसे वो अपने घर पर ही बैठे हों। इसलिए लेखक ने जो उनके मन में बार बार बातें आ रही थी, जो उनके मन में बार बार चिंता चल रही थी, उन सारी बातों को छोड़कर, उन सारी चिंताओं को भुलाकर आराम से बस में बैठ गए और ये सोचने लगे कि वो घर पहुंच गए हैं और अपने घर पर ही बैठे हों। और अन्य सभी साथियों के साथ हंसी मजाक में अपना समय बिताने लगे और जो उसके दो दोस्त थे, मित्र थे, उनके साथ हंसी मजाक करने लगे और अपना समय बिताने लगे। हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसको बच्चों हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं इसके पाठ के लेखक कौन हैं। हरिशंकर परसाई। लेखक और उनके 4 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से कहाँ पन्ना जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि पन्ना से फिर जो उसी कंपनी की दूसरी बस सतना के लिए जाती है वो उस बस में बैठकर सतना पहुंच जाएंगे और फिर सतना से जबलपुर की ट्रेन पकड़ लेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। जिस बस से वो पन्ना जा रहे थे बहुत से लोगों ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस बस से न जाओ, यह बस खुद एक टाकिन है। लेकिन लेखक और उनके दोस्तों ने किसी की बात नहीं मानी और वो उसी बस पर सवार होकर चल पड़े। जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो उनको लगा कि ये बस की तो हमें पूजा करनी चाहिए, यह बस तो पूजा के योग्य है। साथ ही बस की वृद्धावस्था को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव भी पैदा हो गया और वे मन ही मन में सोचने लगे कि यह बस इतनी बूढ़ी है, यानी कि यह बस इतनी पुरानी है कि इस बस को तो बहुत खूब अनुभव होगा। और लेकिन वो ये भी सोचने लगा कि इतनी बूढ़ी होने के कारण, वृद्धावस्था के कारण इसे कोई कष्ट ना पहुंच जाए, कहीं ये रास्ते में ख़राब ना हो जाए। शायद इसकी बूढ़ेपन के कारण, इसकी बस पुरानी होने के कारण लोग इसमें सफ़र करना नहीं चाहते होंगे। उस बस में कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था, यानी कि कंपनी का कोई भी एक मेंबर, कंपनी का आदमी भी उसमें सफ़र कर रहा था। लेखक बड़ी ही रोचक ढंग से यह बताते हैं,
यानी कि लेखक बड़ी ही अच्छे तरीके से रोचक ढंग से यह बताते हैं, समझाते हैं कि उन्हें जो लोग स्टेशन तक छोड़ने आए थे तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। खैर, बस चलने के लिए स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो उसका इंजन स्टार्ट होता है बच्चों, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी ही बस में इंजन हो। लेखक को यह समझ में नहीं आया कि वो सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस की खस्ता हालत यानी कि बस की इतनी ख़राब हालत को देखकर उनके मन में विचार आया कि बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई है। यानी कि असहयोग आंदोलन में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ों में तो टूट फूटी होगी, तो यह बस ज़रूर आंदोलन के समय की है। जो इसके सारे पुर्जे टूटे फूटे हैं, इंजन है, वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे, इतने ख़राब हो चुके हैं। धीरे धीरे बस चलने लगती है। तभी लेखक को लगता है कि वाकई में ज़रूर, फिर तो लेखक को पक्का यकीन हो जाता है कि यह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई है, इसलिए असहयोग करने की इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह बस रुक जाती है और पता चलता है कि जो बस के पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया था, तो उसमें से पेट्रोल निकल रहा था। तो पेट्रोल को एक बाल्टी में भरकर उसके साइड में रखा गया, उसके बगल में रखा गया और एक नाली की सहायता से इंजन तक पेट्रोल को पहुंचाने लगे। थोड़ी ही देर में बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वो इंजन को निकाल कर गोद में, ऐसा लग रहा था कि वो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा और उसमें वैसे ही पेट्रोल डाल देगा, जैसे एक माँ अपने बेटे को अपनी गोद में लेटाकर बोतल के साथ उसको दूध पिलाती है। लेकिन इन सारी दिक्कतों के बाद, मशक्क़त के बाद बस दोबारा चलने लगती है। जैसे तैसे बस आगे बढ़ी और लेखक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है और इसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है, क्योंकि बस की हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी। इन्हीं सभी आशंकाओं के बीच लेखक ने बाहर की तरफ देखा तो उसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। बाहर की हरियाली, पेड़ पौधों को देखकर उस पर प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए थे, वो चहक रहे थे। लेकिन उसी वक्त लेखक को वो पेड़ एक दुश्मन की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि हमारी जो बस है वो कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है या फिर आसपास के तालाब में, खाई में गिर सकती है। फिर तभी अचानक से बस फिर से रुक गई और ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर बस तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। और जो कंपनी का वो हिस्सेदार था, वो जो बस में बैठा था, वो लोगों को बार बार समझा रहा था, यकीन दिला रहा था कि बस तो अच्छी है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बस अभी चल पड़ेगी। धीरे धीरे रात होने लगी और चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे बस खड़ी ऐसी लग रही थी जैसी कोई दुखियारी और बेचारी औरत हो। बस को देखकर लेखक को भी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई थकी औरत, बूढ़ी थकी औरत आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गई हो। बस की हालत देखकर लेखक को आत्मग्लानि भी हो रही थी और वो सोच रहे थे कि हम इस बेचारी बूढ़ी औरत पर कितना जुल्म कर रहे हैं जो इतने लोग बैठकर आए हैं। लेखक का आगे का सफ़र कैसा तय होगा उसकी यह सोच है उसे परेशान कर रही थी। और तभी बस के जो हिस्सेदार था उसने बस के इंजन को ठीक किया और बस फिर से चलने लगी। लेकिन जो बस की चाल थी वो पहले से भी कम हो गई और जो बस की लाइटों की रोशनी थी वो भी अब पहले से कम हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
धीरे धीरे बस आगे चलती रही और आगे बढ़ती रही। जब बस एक पुल के ऊपर पहुंची तो वहां जाकर बस का टायर फट गया और बस एकदम ज़ोर से हिलकर रुक गई। और लेखक इस दृश्य को देखकर, जो लेखक का हृदय है वो कांप गया। जैसे तैसे करके दूसरा टायर बदला गया, लेकिन अब लेखक और उनके दोस्तों ने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था अब उनको पूरी ज़िंदगी इस बस में ही रहना पड़ेगा। लेखक के मन में इन सारी बातों की चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों की चिंता को, तनाव को छोड़ दिया, कम कर दिया। इन सभी बातों को भुलाकर वो आराम से, शांति से बैठकर सोचने लगे कि मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, और अन्य सभी साथियों के साथ हंसी मजाक करने लगे और उसमें अपना समय बिताने लगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। जिसको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।